अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम लिखने जा रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज़ को। अब इस बात का क्या मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई जाने वाली बाइंडिंग फोर्सेस जो होती हैं, जो बॉन्डिंग होती है उनके अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से रिलेट करती हैं। मिसाल के तौर पर आयनिक बॉन्ड के अंदर पाई जाने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके साथ किस तरह से लिंक करती हैं कि वो जो है वो कोवलेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ हो जाता है। In the ionic compounds, the oppositely charged ions are held together by strong electrostatic force of attraction in the form of crystal lattice. आयनिक कंपाउंड के अंदर जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो उनको जोड़े रखती है एक क्रिस्टल की फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से आती है, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, चार्ज आयंस होते हैं, तो उनके दरमियान ये एक कुदरती अमल है कि जो भी अपोजिटली चार्ज आयंस या फिर पार्टिकल्स आते हैं उनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स को एक क्रिस्टल की फॉर्म में जोड़े हुए होती है। Since the ions are rigid in ionic compound, such compounds therefore exist in the form of very stable solids. क्योंकि ये रिजिड होते हैं, रिजिड सख्त किस्म के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इसी वजह से ये बहुत स्टेबल सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, मतलब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इतना स्ट्रॉन्ग होती है कि ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सिंस आयंस आर स्फेरिकल एंड अपोजिटली चार्ज, चूँकि ये स्फेरिकल होते हैं और इनके ऊपर चार्ज भी अपोजिट होता है, दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल द साइड्स। ये एक दूसरे को हर तरफ से क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं, हर तरफ से एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, और इसी वजह से ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि हर तरफ से ही डिफरेंट जो है ना अपोजिटली चार्ज, मतलब जो आयंस होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं इनको, तो ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। ये अक्सर औकात ये MCQ भी पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, तो ये बात अपनी याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है आयंस की सराउंडिंग, एक दूसरे को सराउंड करते हुए, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लैटिस इट ब्रेक्स इजीली, अगर इसी क्रिस्टल लैटिस के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स को ब्रिटल भी कहा जाता है। ब्रिटल का मतलब होता है जो टूट जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते आसानी से, जब भी उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो जल्द ही टूट जाते हैं। It shows that ionic solids are highly brittle. In the solid form, ionic compounds do not conduct electricity. अब सॉलिड फॉर्म के अंदर आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसकी वजह यही है क्योंकि इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है ना, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होती है कि ये एक अपनी जगह से भी नहीं हिल सकते। तो जब ये हिल नहीं हिल सकते तो बिजली को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कैरियर की ज़रूरत होती है पास आउट होने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के लिए कोई ना कोई कैरियर होना ज़रूरी है। तो जब भी किसी कंपाउंड या फिर किसी जो हमारे पास सब्सटेंस वगैरह हो गए उसमें से बिजली को पास आउट करवाना हो तो उसके पास कैरियर का होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर जब ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो इनके पास कैरियर नहीं होते। हाँ, लेकिन जब इनको मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर इनके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तब ये पास आउट हो जाते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट के अंदर ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और ये बिजली को कैरी आउट कर लेते हैं। बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं होती।
हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट के अंदर पिघली हुई हालत जो होती है उसको मोल्टन स्टेट कहते हैं। द आइंस गेट फ्री, ये फ्री हो जाते हैं, एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये आमतौर पर पानी में भी हल हो जाते हैं। वाटर नॉट ओनली ब्रेक्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वाटर होता है ना सिर्फ इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसको ब्रेक करता है, बल्कि इनको सराउंड करके इनके साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स भी बिल्टअप करते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आइंस, यानी कि उसके साथ जो है ना एक फोर्स बिल्टअप करता है इन आइंस के साथ। In the process of hydration, water molecules surround and interact with the ions or molecules. हाइड्रेशन के अमल के दौरान क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन आइंस को सराउंड कर लेते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आइन होता है उसकी तरफ जो है वाटर अपना ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल उसको सामने कर देता है, और उस पॉजिटिवली चार्ज आइन और ऑक्सीजन के दरमियान एक फोर्स बिल्टअप हो जाती है। इसी तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज आइन होता है उसके साथ अपने हाइड्रोजन आइन जो होते हैं वो सामने कर देता है, और हाइड्रोजन आइन और उन नेगेटिवली चार्ज आइन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्टअप हो जाती है। फिगर के अंदर भी दिखाया गया है कि NaCl जो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो सोडियम आइंस जो हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सराउंड कर लेते हैं। सोडियम का जो एक प्लस पॉजिटिवली चार्ज आइन है इसकी तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्टअप हो जाती है, और जो क्लोराइड आइन होते हैं उनके तरफ जो हाइड्रोजन आइन होते हैं वाटर के वो आ जाते हैं, और उन दोनों के दरमियान क्या होती है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्टअप हो जाती है। इसको हम हाइड्रेशन कह सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का अब जब आप उसको पानी में हल करते हो तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है तो उसको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बिकॉज द फ्री आइंस कैन नाउ मूव टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इसकी वजह भी यही है कि ये फ्री आइंस होते हैं और अब ये अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है ना मूव कर सकते हैं। यानी कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया कि जो पॉजिटिवली चार्ज आइन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ आसानी से मूव कर सकता है, और जो नेगेटिवली चार्ज आइन जो होगा वो जल्दी से एनोड की तरफ मूव कर सकता है, और इसी मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसकी कंडक्शन हो जाती है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ये आमतौर पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट भी करते हैं। व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, जब हम दो आयनिक कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, द पॉजिटिव आइन ऑफ वन कंपाउंड में इंटरेक्ट विद द नेगेटिव आइन ऑफ द अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव आइन के साथ मिलकर एक और नया कंपाउंड भी बना सकता है। नीचे मिसाल दी गई है NaCl और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है ये इसको जब पानी की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो सोडियम का इसके साथ NO3 के साथ जो है ना ये बॉन्ड बना सकता है। वैसे यहाँ पे इसको शो नहीं करवाया हुआ, लेकिन मेनली जो उन्होंने बताया हुआ है कि जो सिल्वर आइन होता है और जो क्लोराइड आइन होता है ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, एक सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड जो कि एक नया आयनिक कंपाउंड है वो बना देते हैं। और इसी तरीके से ये सोडियम और ये जो आइन है ये भी आपस में बाज़ औक़ात ये भी आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन द मोल्टन स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। वो कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड की जो कंडक्शन है मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, इसको बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl जो है इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसके अंदर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। उसके अंदर जब एक मोल्टन NaCl डाला जाता है
तो जो सोडियम आयन होता है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाता है और वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और जो क्लोराइड आयन होता है वो किसकी तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है, और वहाँ पर जाकर ये जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसको आप कह सकते हो, वो उसको देता है और खुद एक क्लोरीन गैस की फॉर्म में ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसी सूरत में हमारे पास जो सोडियम मेटल होती है वो हमें कैथोड पर एक डिपॉजिट की फॉर्म में मिल जाती है। ये सोडियम मेटल, इस तरीके से सोडियम मेटल मिलती है एंड द क्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड, जब पानी के अंदर हल करके सोडियम क्लोराइड को एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाला जाता है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारे पास वाटर के H+ आयन भी होते हैं, OH आयन भी होते हैं, और सोडियम आयन भी होते हैं, क्लोराइड आयन भी होते हैं। अब हमारे पास इस सूरत में दो पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयन्स मौजूद होते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो इस तरीके से सोडियम और जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो सेल के अंदर ही रह जाता है, जबकि जो क्लोराइड आयन होता है वो एनोड की तरफ जाकर क्या करता है, एक क्लोरीन गैस बनाता है, और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो भी हमारे पास एक कैथोड की तरफ जाकर एक हाइड्रोजन गैस हमारे पास मिलती है। यानी कि हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, और क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड के ऊपर हमें मिलती है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। इसके अलावा डायमंड्स की बात कर रहे हैं, ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल हार्डनेस, के ये इनकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती है, दे आर हाईली वैल्यूड इन द इंडस्ट्रीज, इनको इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज़ किया जाता है। डायमंड टिप्ड ग्लास कटर्स आर यूज टू मेक क्लीन कट्स इन द ग्लास। डायमंड्स के कटर जो है ना, ग्लास कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि ये इंतहाई स्मूथ कटिंग देते हैं। डायमंड टिप्ड ड्रिल्स बिट्स आर यूज टू ड्रिल थ्रू द हार्ड रॉक्स इन द माइनिंग ऑपरेशन। ये जो डायमंड टिप्ड ड्रिल्स होते हैं ये माइनिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं, चट्टानों को तोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं जब कोई कानकनी वगैरह हो रही होती है। ये इतना हार्ड है कि ये रॉक्स को भी काट सकते हैं। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन द पेंसिल्स, ये पेंसिल के अंदर यूज़ किया जाता है, इन पॉलिश एंड टू मेक द क्रूशिबल्स, और ये इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रूशिबल्स क्या होते हैं, ऐसे स्पेशल टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो बहुत किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे कंटेनर होते हैं वो एक हद तक उसके अंदर किसी चीज़ को हीट अप किया जा सकता है, लेकिन जो ग्रेफाइट के होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आप इनको एक्सेस टेम्परेचर पर भी यूज़ कर सकते हो। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन द बैटरी सेल्स, ये बैटरी सेल्स के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं इसके इलेक्ट्रोड्स, एंड इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस टू प्रोड्यूस स्टील, स्टील बनाने के लिए ग्रेफाइट को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, और इस साइड पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जब ये वाली हाइड्रोजन के अलावा ये वाली सारी मेटल्स हैं, ये मेटल्स और जब नॉन मेटल्स मिलती है तो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड वजूद में आता है, और नॉन मेटल्स के दरमियान एक कोवलेंट कंपाउंड बनता है। एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। ये जो एलिमेंट और कंपाउंड जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। Elements present at the right side of the periodic table exist as the covalently bonded diatomic molecules except inert gases। अगर है कि जो राइट साइड पे हमारे पास जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये ज़्यादातर कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं इनर्ट गैस के अलावा। इनर्ट गैस कौन सी हैं, ये वाली हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, नोबल गैसेज जो है ना, इनको हम इनर्ट गैसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये सारे क्या हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं।
ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। देयर डेंसिटीज़ एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो, और इसी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी कम होते हैं। ब्रोमीन एग्जिस्ट एज वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड, जो ब्रोमीन है ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइल द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर एग्जिस्ट एज द कोवलेंट सॉलिड, और ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये कोवलेंट सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल दीज सॉलिड एलिमेंट्स एग्जिस्ट बोथ इन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये दोनों एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अब एमॉर्फस का क्या मतलब होता है? एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, यानी कि ऐसे क्रिस्टल्स जो कि जिनके ऊपर आप अगर प्रेशर अप्लाई करो तो वो अपनी शक्ल जो है, शेप जो है उसको चेंज कर लेती हैं। जैसा कि आम अल्फाज में अगर इसकी मिसाल दूँ, रबड़ वगैरह हो गया, ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये ऐसे सॉलिड हैं जिनके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करो तो ये अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन इनके अपोजिट होते हैं जिनमें कोई जो है ना उनकी शक्ल चेंज नहीं होती। कोल इज द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ द कार्बन बेस्ड डायमंड्स एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो कोल है हमारे पास ये कार्बन का एमॉर्फस फॉर्म है, जबकि डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, कोयला जो है ये एक फ्यूल के तौर पर जो पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। In the diamond, each carbon atom is surrounded by 4 other carbon atoms linked together by strong covalent bonds. डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है, सेंट्रल कार्बन, उसकी इर्द गिर्द जो है ना 4 मजीद कार्बन होते हैं जो कि उसको घेरे हुए होते हैं, और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर, डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट, ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से ये इस प्लैनेट के ऊपर सबसे हार्डेस्ट चीज़ है। इट इज़ यूज्ड एज अ कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल, और इसको कटिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी देखा था। मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ द कार्बन, जो कि कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स से बना होता है। सिंस लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रांगली, इनकी जो लेयर्स होती हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होती, दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, इसी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। ग्रेफाइट इज दस यूज्ड एज द लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री, और इसी वजह से इसको इंडस्ट्री के अंदर लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अब लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसा कि ग्रीस वगैरह होती है, ये इंडस्ट्री में मशीनरी के अंदर यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस की जाती है, और जो मशीनरी के पुर्जे होते हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं। फर्दर दीज लेयर्स इन द ग्रेफाइट हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन दैम, और इनके दरमियान मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बिजली की कंडक्टेंस का बायस बनते हैं। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, और इसी वजह से ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको इलेक्ट्रोड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट एज द लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेज एक्सेप्ट वाटर, जो हमारे पास बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है ये ज़्यादातर लो टेम्परेचर जो है ना, मतलब क्या है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है वाटर के अलावा। मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारे क्या है? बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है? लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं, लो बॉइलिंग गैसेस हैं, गैसेस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑल कोवलेंट कंपाउंड्स विच आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन द अदर हैंड आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये दोनों क्या हैं? लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी वजह क्या थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके दरमियान, जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इनको ये जो कंपाउंड है ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Liquid water has a high boiling point because strong intermolecular forces are present between its molecules.
अब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसी वजह से लिक्विड का वाटर जो है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, बिहेविंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सारे के सारे जो हैं वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं। जो भी चीज़ H+ आयन देती है हम उसको सिंपल जो है ना उसको हम एसिड कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी गई है कि HCl को जब आप पानी में डालते हो तो H+ और क्लोराइड आयन मिलता है और ये क्या है, एसिड है। इसी तरीके से H2SO4 ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, जो कि मतलब तेज़ाब का बादशाह, इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि 2H+ आयन दे रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो इससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें।